हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 5 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को। जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जीएस, सीसैट प्लस करंट अफेयर कवर किया जाएगा। मेंस में आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। साथ ही साथ किस तरीके से मेंस में आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्लास में एक चीज बता दूं, आप में से कई स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले के मॉक टेस्ट को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है पहला, उसको हम देखते हैं। गदर पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पार्टी का गठन क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था जो मुख्यतः किसान और पूर्व सैनिक थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के गठन के प्रमुख शिल्पकार थे, विशेषता उत्तर अमेरिका में। गदर आंदोलन में महिलाओं की कोई प्रमुख भागीदारी नहीं थी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसमें से पूछा गया है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आराम से प्रश्न को पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्लास, जब हम गदर मूवमेंट की बात करते हैं तो इस पार्टी का गठन, गदर पार्टी का गठन जो है क्रांतिकारियों द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही है। आपको पता है ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख भूमिका की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? लाला हरदयाल द्वारा। सोहन सिंह भाकना की बात हम यहाँ करते हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था, जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, गदर आंदोलन में महिलाओं की प्रमुख भागीदारी नहीं थी, जो कि गलत है। महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। चौथा स्टेटमेंट देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1, 2, 4। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आपकी परीक्षाओं में महिलाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स की परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो। ध्यान दीजिए, अरुणा आसफ अली, सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ये चीज आप मानते हैं। साथ ही साथ जब मेंस में आप अपीयर होंगे ना, तो वहां पर भी ये नाम आपको काम में आएंगे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि विमेंस का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता दिलाने में विमेंस का क्या योगदान था, आप लिख सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे तो आप वहां पे लिख सकते हैं। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी कि कहीं पर भी अगर कोई नाम दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लिया करिए और एक सेपरेट नोटबुक में नोट भी कर लिया करिए, क्योंकि मेंस में काम आएगी ये सारे पॉइंट्स आपको। तो हमेशा जब भी पढ़ी तो ध्यान में ये रखिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस में भी अपीयर होना है, तो क्या कुछ पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर सकते हैं जो कि मेंस में हमारी हेल्प करें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे गदर पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रमुख महिला गदरवादी थी गुलाब कौर का नाम याद रखिएगा, और भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा का नाम याद रखिएगा। अभी इनसे रिलेटेड प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस भी करेंगे। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी जो थी वो मुख्य रूप से सिख संगठन था, ठीक है, जिसका कि गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, भारत में अगर हम
रक्षा अधिनियम की बात करें 1915 की, तो रॉलेट अधिनियम का विस्तार था ये, जिसे गदर आंदोलन, अनुशीलन समिति, युगांतर समूह और भारत के अन्य ऐसे क्रांतिकारियों की क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पारित किया गया था। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1905 की बात हो रही है, ठीक है, तो 1905 में लिख देती हूं। अभी आज हम 1905 के सिनेरियो को दो जगह समझेंगे, एक भारत में, इंडिया में, और दूसरा लंदन में, ताकि आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी भी रहे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1905 में सबसे पहला प्रश्न है कि वाइसरॉय कौन था। तो आप सभी को पता होगा कर्जन था। कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था 1915 में। जुलाई में कर्जन ने कहा कि मैं बंगाल का विभाजन करूंगा और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। यहां पर एक और प्रश्न बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 वाला जो सेशन है वो बनारस में होता है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करता है, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। जैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, तुरंत एक और प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु किसको कहा जाता है, तो आप बताते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीजें। गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम दल के नेता थे, ठीक है। 1906 की अगर हम बात कर लें तो 1906 में भी एक सेशन होता है, जिसको कि कौन प्रिसाइड करता है, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात की है। ये सारे पॉइंट दिमाग में रखा करिए क्लास। चलो, अब ये तो हमने भारत की बात कर ली कि 1905 में भारत में बंगाल का विभाजन हो जाता है, लॉर्ड कर्जन रहता है। अगर हम लंदन में बात करें तो लंदन में यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंडियन होम रूल लीग, होम रूल सोसाइटी, ठीक है, होम रूल लीग नहीं, होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है लंदन में, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। अब देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में इसी चीज को किस किस तरीके से पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न बना है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस या फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है, तो आप क्या बताएंगे, 1905 में, ठीक है। याद रहेगा 1905 में भारत में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा को याद रखिएगा, इंडिया हाउस याद रखिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी याद रखिएगा, ठीक है। देखो दूसरा प्रश्न, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की थी, लंदन में की थी। कब की थी, 1905 में की थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई है। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई है, फरवरी 1905 में। क्लियर है। तो 1905 में क्या क्या घटना हो रही है, भारत में जुलाई में अनाउंसमेंट कर देता है कर्जन कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर 1905 को वो बंगाल का विभाजन कर देता है। लंदन में फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। क्लियर, चलो याद रहेगा। देखो हम जब दो दो घटनाओं को एक साथ रख के पढ़ेंगे ना तो दिमाग में चीजें काफी समय तक रहेगी। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये चीज याद रहेगी कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में कब की है तो वो नहीं याद आता है। लेकिन अब अगर आप दोनों को याद करके रखोगे कि 1905 में मैम ने बताया था कि बंगाल का विभाजन भी हुआ है और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी की है, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, याद आ जाएगा एग्जाम में। इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है। अब देखो, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को, ठीक है। कहीं कहीं रुस्तम कामा दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले तिरंगा फैलाया था, ठीक है। कहां फैलाया था, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। कब, 22 अगस्त 1907 में ही, 1907 में ही जर्मनी में इन्होंने तिरंगा फहराया था, ये याद रखिएगा। यही सेम चीज अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछी गई है। यहां पर देखो 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल, ठीक है, स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। तो बस आप याद रखिएगा 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने
भारतीय तिरंगा फहराया था, कहाँ फहराया था? जर्मनी में फहराया था। आप आराम से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आंसर मार्क कर लोगे। अब मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 के जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दादा भाई नौरोजी की एक निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा रहा होगा मैडम भीकाजी कामा से रिलेटेड और 4-5 स्टेटमेंट दिए रहे होंगे, जो आपके स्टेटमेंट ये दिए गए हैं और पूछा गया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। लेकिन बस आपको मैडम भीकाजी कामा से रिलेटेड ये चीज याद रखना है, 1907 में इन्होंने तिरंगा फहराया था जर्मनी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें याद तो हो रही होगी क्लास। अच्छा, भारत में अगर हम बात करें 1907 में क्या हुआ था बताओ। भारत में 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसको कि हम सूरत स्प्लिट कहते हैं, जिसमें नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया था? तो यहां पर देखिए, कर्जन वाइली को किसने मारा था? तो मदन लाल धिंगरा ने, 1909, ये याद रखिएगा, 1909। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, 1909 में ही एक नासिक कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ है, ठीक है, जिसमें जैक्सन को मारा गया है। अनंत करकरे द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1909 की जैसे बात आएगी, 1909 की जैसे बात आएगी आप याद रखेंगे, एक कर्जन वाइली को मारा है किसने? मदन लाल धिंगरा ने, याद रखिएगा। कर्जन वाइली ने 1909 में कर्जन वाइली को मदन लाल धिंगरा ने 1909 में मारा है, ठीक है। साथ ही साथ नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में जैक्सन को मारा है किसने? अनंत करकरे ने, ये भी याद रखिएगा। चलिए, रेशम रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? पूछा गया है, रेशम रुमाल षड्यंत्र को किसने संगठित किया था? तो उल्ला सिंधी ने और बर्तल उल्ला ने, ठीक है, उल्ला नाम याद रखिएगा। रेशम रुमाल षड्यंत्र कहां पर संगठित किया गया था? तो अफगानिस्तान में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न मुझे लगता है कि अभी तक आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस से आरओ में नहीं पूछा गया है, किसी और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन याद रखिएगा रेशम रुमाल, ठीक है, रेशम रुमाल षड्यंत्र की बात की गई है, कहां पर हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था, और उल्ला का नाम याद रखिएगा। क्लियर हो गया। 1909 की बात करेंगे तो 1909 में आपको याद रखना है कि कर्जन वाइली को मदन लाल धिंगरा ने मारा था, ठीक है, और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस की अगर हम बात करेंगे तो जैक्सन को मारा गया था अनंत करकरे द्वारा 1909 में। इस प्रश्न को देखते हैं हम, यहां पर क्या दिया गया है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 में की गई थी, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान गदर पार्टी का ही नाम पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, पैसिफिक कोस्ट की बात की गई है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग अमेरिका की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर परीक्षा में अगर कभी प्रश्न पूछ लिया, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई है? तो वहां पर दो ही नाम आपको ढूंढने हैं, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, याद रहेगा, ठीक है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो मैंने आपको बताया है, जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाकना थे, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? 21 अप्रैल 1913 को। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की है? सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? सैन फ्रांसिस्को में था। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अभी मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, पैसिफिक कोस्ट है, अमेरिका की ही तो बात हो रही है। तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट जो है वो गदर पार्टी को पहले इस नाम से जाना जाता था। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, 1913, सैन फ्रांसिस्को, बस यही प्रश्न पूछता है घुमा घुमा के।
आगे बढ़ते हैं। किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी से संबंधित कौन था? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। रामचंद्र, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा और बरकतुल्ला। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैडम भीकाजी कामा जो है वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड हैं। साथ ही साथ रास बिहारी बोस का भी नाम याद रखिएगा। याद करो रास बिहारी बोस ने क्या किया है। दिल्ली दरबार जब हुआ है तो दिल्ली दरबार में क्या कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था। मतलब रास बिहारी बोस जो हैं वो हार्डिंग पे बम फेंकने के बाद थोड़ा सा छुपेंगे ना, भाग जाएंगे, तो वही चीज है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, भीकाजी कामा, बरकतुल्ला और रामचंद्र का नाम भी याद रखिएगा। नोट कर लो सारी जगह, मतलब जहां पर भी नोट्स बना रहे हो वहां पर। गदर का क्या अभिप्राय है? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो इस तरीके से आपके विभिन्न परीक्षाओं में गदर पार्टी से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? देखिए क्या हुआ था क्लास यहाँ पर कि जब हम 1914 के समय की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। ठीक है, तो कनाडा में एक अनाउंसमेंट की गई थी, कोई भी भारतीय जो भारत से डायरेक्ट ना आके किसी दूसरे देश से होकर भारत आ रहे हैं तो पूरा संदेह है कि वो लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होंगे, तो उनको कनाडा के पोर्ट पे उतरने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये चीज अनाउंसमेंट में थी, कोई भी अगर डायरेक्ट भारत से ना आके किसी और देश से घूम के यहाँ पर आ रहा है तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को बीच में एंट्री दे दी गई, जिसकी वजह से कामागाटा मारू में जो लोग जहाज में बैठे थे उनको लगा हमें भी परमिशन दे दी जाएगी। लेकिन जब जहाज कनाडा पहुंची तो उन लोगों को उतरने नहीं दिया गया, वापस भारत भेज दिया गया। ठीक है, तो ये लोग जो थे वो वापस भारत गए और फिर वहां पे अभी हम प्रश्न देखते हैं, कोलकाता के बजबज पोर्ट की बात होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई? 1914 में, याद रखिएगा। 1913 में गदर पार्टी, 1914 में अगर हम देखें कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू जहाज के बजबज पोर्ट पे पहुंचा था कोलकाता में। पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 18 यात्री मारे गए। 1914 में 4 जोड़ देना तो 18 आ जाएगा, 18 ऐसे करके याद कर लेना। शोर कमिटी, ठीक है, शोर कमिटी याद रखिएगा, का गठन किस लिए किया गया था? कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच के लिए। तो कौन सी कमिटी थी? शोर कमिटी। ठीक है, शोर कमिटी। शोर कमिटी के सदस्य कौन थे? तो सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह और हुसैन रहीम। ये याद रखिएगा। मुझे पता है ये आंसर कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था तो बहुत से स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाए थे। तो शोर कमेटी जो थी वो किससे रिलेटेड थी? कामागाटा मारू प्रकरण से रिलेटेड थी। इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो आप बताएंगे सोहनलाल पाठक, ठीक है, फिर उसके बाद बलवंत सिंह और हुसैन रहीम। हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। आगे बढ़ते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो महेंद्र प्रताप ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी याद रखेंगे, 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण याद रखेंगे, 1915 में याद रखेंगे कि भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी। कहां? अफगानिस्तान में। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। ये याद रखिएगा। चलो, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप। ध्यान रखिएगा, काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, यहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब मैंने आपको इस प्रश्न को पढ़ाया था, एक मिनट, यहां पे इस प्रश्न को कि गदर पार्टी से संबंधित कौन कौन थे, तो वहां पर आपको बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप
दोनों का नाम बताया था। तो गदर पार्टी से संबंधित कौन थे? एक आपको याद रहेगा रास बिहारी बोस, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे दिल्ली दरबार में उनके ऊपर बम फेंका था, ये याद रहेगा। ठीक है, भीकाजी कामा ने, आपको पता है, जर्मनी में 1907 में तिरंगा फहराया था। ठीक है, ये याद रहेगा। अब राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है ये किससे रिलेटेड है? अंतरिम सरकार से रिलेटेड है। अंतरिम सरकार का गठन कहां पर किया गया है? 1915 में अफगानिस्तान में, काबुल में। ठीक है, याद रखिएगा। किसने इसका गठन किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने। और कौन पहले प्रधानमंत्री बने थे? बरकतुल्ला। अब चीजें आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अगर क्लास चीजें आपको समझ में आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं। ठीक है, और कोई भी अगर आपको चेंजेस चाहिए होंगे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो सुब्रमण्यम भारती ने। ये ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में पूछा गया होगा कि रूसी क्रांति 1917 से संबंधित कविता किसने लिखी थी? तो सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी गई थी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो 1940 में इनको गोली उधम सिंह ने मारी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? रास बिहारी बोस द्वारा। ये याद रहेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? रास बिहारी बोस द्वारा की गई है। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की है? 1942 में की है, जून, बैंकॉक में। ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में की गई है। ठीक है, रास बिहारी बोस गदर पार्टी से भी एसोसिएटेड थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे बम भी फेंका, ये भी याद रखना है। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो यह स्टेटमेंट दिया गया था रास बिहारी बोस द्वारा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कहां हुई थी? बताइए, कहां इनकी हत्या की गई थी? कोलकाता, पुणे, दिल्ली, लाहौर। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है पुणे में। ठीक है, 1897 में रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने की थी? तो यहां पर चापेकर बंधुओं द्वारा इनकी हत्या की गई थी 1897 में। ये याद रखिएगा, 1897 चापेकर बंधुओं का नाम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, याद रहेगा। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, व्यायाम मंडल। पुणे 1896-97 का ही समय है, याद रखिएगा। ये भी व्यायाम मंडल भी याद रखिएगा। व्यायाम मंडल किससे रिलेटेड है? 1896-97 के आसपास का है, वो भी चापेकर बंधुओं से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब 1896-97 के समय में देखोगे तो महाराष्ट्र में अगर हम देखें क्लास, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे महाराष्ट्र के। इन्होंने केसरी मराठा लिखते थे ये। ठीक है, और आपको पता है अगर हम बात करते हैं 1907 के सूरत स्प्लिट की, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में बाल पाल लाल में बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बाल पाल लाल में बाल गंगाधर तिलक तो है बाल, ठीक है, लेकिन इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कभी प्रिसाइड नहीं किया था। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कभी इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। मराठा केसरी इनके द्वारा लिखा जाता था, ठीक है, जिसमें ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। और इन्हीं से के लेख से बोला जाता है कि चापेकर बंधु जो हैं वो बहुत प्रभावित हुए। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही स्टार्ट किया गया था।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि चापेकर बंधु, बाल गंगाधर तिलक, 1897-96 का समय है। व्यायाम मंडल से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तब भी आप चापेकर बंधु बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसके द्वारा की गई है पुणे में, तो भी आप बताएंगे चापेकर बंधु द्वारा 1897। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधु। 1908 में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था, तो बताइए। अच्छा, कहां हुआ था ये बोला गया है। 1908 के समय की बात की गई है और कौन कौन शामिल था ये भी ध्यान दीजिएगा। 1908 में जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में कौन कौन शामिल था ये भी आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, रास बिहारी बोस और बसंत कुमार। ठीक है उत्तर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताओ। ये मुझे लगता है उत्तर बीच में वो हो गया है, बसंत कुमार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 1908 में जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में शामिल थे कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई थी, तो वो कौन थे, खुदीराम बोस थे। यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट में लिखा है 1908 में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। असल में बात यह हुई थी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो बम फेंका था ना, तो वो जो किंग्सफोर्ड का जो जिसपे ये लोग बैठते थे उस पर ना गिरकर दूसरे उस पर गिरा था, जिसमें कि 2 महिलाएं शामिल थी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, किंग्सफोर्ड की मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए प्रयास लिखा है। जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को पकड़ने को लोग भागे। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को खुद गोली मार ली थी और खुदीराम बोस पकड़े गए और बहुत ही कम उम्र में, मात्र 13 या 14 वर्ष की उम्र में ही इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई थी सबसे पहली बार, तो आप क्या बताएंगे, खुदीराम बोस का नाम। तो ये खुदीराम बोस हो गया और ये मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लियर है ना क्लास। तो यहां पर देखो हमने 1897 की बात की, हमने पुणे में कॉन्स्पिरेसी केस की बात की। मेरे साथ बोलते चलो, थोड़ा सा टाइमलाइन याद रहेगा। 1897 में बोल देगा अरेंज करने को। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि पुणे में चापेकर बंधुओं ने, ठीक है, रैंड और एमर्स को मारा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 1908 की बात की, जिसको कि हम मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, जिसमें कौन कौन सम्मिलित थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, प्रफुल्ल चाकी ने गोली मार ली थी, ये याद रखिएगा। 1909 में ही फिर हमने आपको बताया था किस चीज के बारे में, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बताया था, वो भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लास जो भी मैं आपको बता रही हूं यहां पर। ठीक है, और जैक्सन की मृत्यु के बारे में याद रखिएगा। जैक्सन की मृत्यु याद रखेंगे ना, 1909, अनंत करकरे का नाम याद रखिएगा। चलो, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और वाइली को किसने मारा था, डिंगरा ने मारा था 1909 में। कहां पर, लंदन में। वाइली भी याद रखिएगा, लंदन में वाइली को डिंगरा ने मारा था। अब बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। इस सत्याग्रह के समय भारत का वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। अब मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत है। जब हम बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह की, तो बारदौली सत्याग्रह में उस समय लॉर्ड रीडिंग नहीं था, उस समय कौन था, उस समय लॉर्ड इरविन था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये भी गलत है, इसमें महिलाओं की भूमिका थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, बारदौली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ है, 1928 में हुआ है, याद रखिएगा। इस समय वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड इरविन है, मैंने आपको बता दिया है। इस सत्याग्रह में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे मीठू बेन, मनी बेन, शारदा बेन, ठीक है, शारदा मेहता आदि। और यहाँ पर याद रखिएगा बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदौली सत्याग्रह में ही, ठीक है, का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। 1928 ईयर इंपॉर्टेंट है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई है, याद रहेगा ना।
चलो चीजों को याद रखो, टाइमलाइन। वैसे मैं आधुनिक भारत तो आपको रटवा दूंगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे आधुनिक भारत और वर्ल्ड का मैप, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अच्छा, आप में से किन किन स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, पर्यावरण में दिक्कत होती है वो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और प्लीज मुझे बताइएगा कि पर्यावरण में आपको किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है। क्लास 2 मिनट का टाइम लूंगी, जिसको सुनना होगा वो 1 मिनट सुन लेना, जिसको नहीं सुनना होगा वो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा देना आगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि पर्यावरण में आपको किन किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है। उन सारे टॉपिक्स को मैं प्रश्नों के माध्यम से आपका तैयार करा दूंगी, उसकी गारंटी मैं लेती हूं, ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे। आधुनिक भारत हम सॉल्व करते ही हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पॉलिटी पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में जब आपके पूरे सही हो जाए ना, तो सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और वही पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो दिक्कत भी होती है, तो पॉलिटी भी कवर करा दी जाएगी। करंट के क्वेश्चन मैं आज भी फिर लेकर आई हूं, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। करंट में भी मैंने कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में रखा है, ठीक है, ताकि दोनों तरीके से रिवीजन हो जाए, उसकी भी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, इतना एफर्ट आप डालिएगा, उसके बाद आप चिंता मत करिएगा, ऐश्वर्या मैम आपको बता देंगी, ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा। मैं फिर कहूंगी क्लास, मैं जितनी सहायता आप लोगों की कर पाऊंगी, मतलब मैं कर सकती हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूंगी। हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को, हम नए क्वेश्चंस को, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में हर तरीके से पूरा फोकस रिवीजन पे रखेंगे। और उसके बाद अपनी मेहनत करने के बाद, अपना कर्म करने के बाद परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, सब ईश्वर पर छोड़ेंगे। लेकिन अभी समय है तो मेहनत तो कर लो ना, ठीक है। पुट योर 100%, हमेशा याद रखना, अपना 100% योगदान दो। उसके बाद परिणाम क्या होगा उसकी चिंता मत करो। ये, लेकिन अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है तो आपको हमेशा दुख रहेगा कि शायद थोड़ी सी मेहनत और कर लेता या कर लेती। तो ये शायद वाला मत रखना। और आरओ एआरओ की परीक्षा, प्रीलिम्स की परीक्षा बीत चुकी है, तो अभी भी अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके की आरओ एआरओ की परीक्षा नहीं अच्छी गई और वो उसी ट्रॉमा में लेटे हुए हैं, रोज अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं, तो मत बहाइए। अब आपका यूपीपीसीएस, उससे भी बड़ी परीक्षा सामने आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल दुखी मत होइए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपके रोने से कुछ भी नहीं होगा। कायर जीवन में मत बनिए, कायरता नहीं। रोगे क्या होगा, क्या लगता है रोगे क्या होगा? मेरे से स्टूडेंट आते हैं, दुख होता है, मैं मानती हूँ दुख होता है, आपको भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है, लेकिन कितने दिन रोने से क्या होगा? कुछ मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि भगवान ऐसे प्रकट हो जाएंगे कि अरे पुत्र तुम 5 दिन से रो रहे हो, उठो उठो उठो, आंसू पोंछो, चलो मैं एग्जाम निकलवा दूंगा। कुछ भी नहीं ऐसा होता है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ज्यादा रोगे तो लोग आपकी बात भी सुनना बंद कर देंगे। तो इसीलिए अपने आंसू पोंछो और अपनी तैयारी पर जुट जाओ। और कहीं पर भी दिक्कत होती है बताइए, जहां तक आपका हम मदद कर पाएंगे वहां तक हम आपकी जरूर मदद करेंगे। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, लेकिन क्लास खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। अभी एग्जाम के लिए आपके पास समय है, तो मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दीजिए। मेरे लेक्चर्स को इंटू 1.75 की स्पीड पे सुनिए, ठीक है। कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर हम देखते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करिए। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। सबसे पहले यंग बंगाल मूवमेंट की बात की गई है।
फिर होम रूल लीग मूवमेंट की बात की गई है, कामागाटा मारू प्रकरण की बात की गई है, दिल्ली बम केस की बात की गई है। अभी हमने डिस्कस किया है दिल्ली बम केस 1912 का समय है, ठीक है, 1911-12 का समय जब दिल्ली दरबार होता है, रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे बम गिराते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण की अगर हम बात करें तो कामागाटा मारू प्रकरण की अभी हमने बात की है, 1914 का समय है ना। फिर होम रूल लीग मूवमेंट की बात करेंगे तो 1916 का समय है। ये यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड आपके कौन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेनरी विविल लुइस टेरियोजा, जैसे हैरी पॉटर के कोई मंत्र हो, वैसे राइटर हैं ये हेनरी विविल लुइस टेरियोजा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो यंग बंगाल मूवमेंट, तो सबसे पहले तो यंग बंगाल मूवमेंट हो जाएगा, तो एक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1916, 1914 और 1911-12, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 12 मान लो, तो फिर आपका हो जाएगा 4, एक के बाद हो जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, होम रूल दिल्ली दरबार हो गया, फिर कामागाटा मारू प्रकरण तो 3 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, ठीक है। एक जगह भी नहीं दिया गया, इसको कैंसिल कर दो, काट दो। सबसे पहले यंग बंगाल मूवमेंट हुआ है, 1 हो जाएगा। फिर दिल्ली दरबार 1911-12 वाला, उसी में रास बिहारी बोस ने 12 में बम फेंक दिया है, तो 4 हो जाएगा। कामागाटा मारू 1914 तो 3 हो गया। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक वाला 1916 हो गया, तो 1 4 3 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं थे। यंग बंगाल मूवमेंट 1828 हेनरी विविल लुइस टेरियोजा द्वारा चलाया गया। होम रूल लीग की शुरुआत भारत में 1916 में हुई। दिल्ली बम केस 1912 में हुआ। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब वही चीज यहां पर दी गई है कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में, कि कामागाटा मारू जो थी वो शिप थी, एक जापानीज शिप थी, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पे मतलब ये आपका कोलकाता को जा रही थी, लेकिन कोलकाता में उसे एंटर करने नहीं दिया जाता है। मैंने रीजन आपको बता दिया, कोलकाता से उसको क्या कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है बजबज पोर्ट, सॉरी, कनाडा में एंट्री नहीं दी जाती है, मैंने थोड़ा सा गलत बोला अभी, कोलकाता में अंदर नहीं घुसने दिया था, कनाडा में एंट्री नहीं दी जाती है, मैंने आपको बताया है। जब कनाडा में एंट्री नहीं मिलती है तो उसे वापस कहा जाता है कि भारत लौटो, भारत लौटो, तो ये कोलकाता के बजबज पोर्ट में आके रुकती है, जहां पर फिर दंगे होते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कामागाटा मारू जो आपकी शिप है वो कहां से सेल करना शुरू हुई है, ब्रिटिश हांगकांग से, सांघाई, चाइना, जापान होते हुए ये वैनकूवर कनाडा पोर्ट पर पहुंचती है। और मैंने आपको बताया था कि उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ये बोला गया था कि कोई भी शिप या कोई भी आदमी जो डायरेक्ट भारत से नहीं कहीं दूसरे देश से होते हुए आ रहा है उससे एंट्री नहीं दी जाएगी। कामागाटा मारू जो है वो हांगकांग, सांघाई, चाइना, ठीक है, योकोहामा, जापान होते हुए वैनकूवर पे पहुंची है, जहां पर उसे एंट्री नहीं दी जाती है और भेज दिया जाता है बजबज पोर्ट कोलकाता पे। ये मैंने सब चीजें आपको बता दी। यहाँ पे शोर कमेटी के बारे में आप याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन एक बार खट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया दामोदर हरि चापेकर को किस दिन फांसी दी गई, पूछा गया है, तो 18 अप्रैल 1898। जब हम व्यायाम मंडल की बात करेंगे तो आपको चापेकर बंधुओं का नाम याद रखना है। साथ ही साथ जब हम पुणे कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे, ठीक है, रैंड और एमर्स के को मारने की साजिश की बात करेंगे, तब भी आपको चापेकर बंधुओं का नाम याद रखना है। मित्र मेला की बात की गई है। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, तो याद रखिएगा जो मित्र मेला था उसे वीर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था 1899 में, और आगे चलकर मित्र मेला ही जो है वो अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मित्र मेला 1899, मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है, अभिनव भारत के नाम से 1904 में। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो पी मित्र, ठीक है, ये याद रखिएगा 1902 में, कहां पे, कलकत्ता में। क्लियर है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले आप याद रखिएगा यहां पर 1899 मित्र मेला, ठीक है,
याद रखिएगा, जो कि आगे चल के अभिनव भारत के नाम से जाना गया। फिर आप 1902 में याद रखिएगा क्या, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति कोलकाता वाली, ठीक है, वहां पर पी मित्र आपको याद रखना है। फिर 1904 में आप याद रखेंगे किसका नाम, अभिनव भारत का, जिसमें कि अभिनव मतलब वीडी सावरकर का कंट्रीब्यूशन है 1904 में। बरिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, ठीक है, तो वो कौन था, अनुशीलन समिति थी। तो याद रखिएगा बरिंद कुमार घोष, पी मित्र, इन सब का एसोसिएशन किससे था, अनुशीलन समिति से था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, क्लियर है। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, ये ध्यान रखिएगा क्लास। अनुशीलन समिति से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब हम अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो अनुशीलन समिति की एक ब्रांच तो कोलकाता में थी, ठीक है, जिसकी की स्थापना किसने की थी, पी मित्र ने की थी, अभी हमने देखा, ठीक है। दूसरी जो थी वो ढाका में थी, ये भी याद रखिएगा। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, पुलिन दास द्वारा, ये भी याद रखिएगा। पी मित्र कलकत्ता, पुलिन दास की बात करेंगे तो ढाका अनुशीलन समिति। चल इधर आ जाती हूं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सचिन नाथ सान्याल द्वारा। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी, तो अब ध्यान रखना सिस्टर निवेदिता की बात हो रही है तो ये किस क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा थी, तो अनुशीलन समिति की। अभी हमने देखा बरिंद कुमार घोष किससे रिलेटेड है, अनुशीलन समिति से रिलेटेड है, ठीक है, सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति से। चलो, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहे। उनका नाम क्या है, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये याद रखिएगा, जोगेश चंद्र चटर्जी का नाम, जिन्होंने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए। आप सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लीडर्स का। आज हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, हमसे हमारा ही जीवन नहीं संभल रहा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम अपने ही उलझनों में आज परेशान हैं। जितनी सुविधा हमको मिलती जा रही है हम उसी में परेशान हैं। और ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो कि अपने बारे में ना सोच के देश को पहले रखते थे। तो एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहे। उनका नाम क्या था, जोगेश चंद्र चटर्जी था। अभिनव भारत दी सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी, वीडी सावरकर द्वारा। सावरकर ब्रदर्स का नाम आपको याद रखना है, 1904 याद रखिएगा। मित्र मेला 1899 ही आगे चलकर अभिनव भारत 1904 में आपकी हो जाती है। देखो फिर यहां पर आ गया, क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। 1899 मित्र मेला वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति 1902, ठीक है, ये कलकत्ता वाली है, कलकत्ता वाली, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पी मित्र। फिर उसके बाद अभिनव भारत 1904 वीडी सावरकर, क्लियर है, एरो बना दिया है। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, ठीक है। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, याद रखिएगा सचिन नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम। भारत नौजवान सभा की बात करेंगे 1926, ये याद रखिएगा 1926, तो आपको भगत सिंह का नाम याद रखना है, ठीक है, नौजवान सभा। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की बात करेंगे तो सूर्य सेन का नाम याद रखेंगे आप लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आपको पता है HRA, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था 1924 में जिसका गठन हुआ था, उसी में आगे चल के सोशलिस्ट टर्म को ऐड कर दिया जाता है। और इससे रिलेटेड कौन होते हैं, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का नाम आपको याद रखना है। रिवॉल्ट ग्रुप सूर्य सेन, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आपको पता है ना 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। क्लियर है, ये सारे प्रश्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अरेंज करने को हो गया रिवीजन। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण का क्वेश्चन। जैव विविधता के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं है।
अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा, ये प्रश्न मैंने पहले के मॉक टेस्ट में कराए हैं। जो स्टूडेंट पहले के मॉक टेस्ट देखे होंगे उनको ये प्रश्न मिला होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम जैव विविधता की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम अल्फा, बीटा और गामा की बात करते हैं, डेल्टा की बात नहीं होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अल्फा, बीटा, गामा को हम समझते हैं। देखो, इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक इकोसिस्टम में जैव विविधता को स्टडी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में, जैसे हमने एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम ले लिया, ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं कितने तरीके के ट्रीज हैं, 1 2 3 4 तरीके के हमको ट्रीज दिख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे ये अल्फा बायोडाइवर्सिटी है। यहां पर हम एक छोटे से इकोसिस्टम में जैव विविधता को देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को देख रहे हैं। जब हम बीटा की बात करते हैं, बीटा की, तो हमने एक इकोसिस्टम ये लिया E1 और एक इकोसिस्टम ये लिया E2, ठीक है। दो अलग अलग इकोसिस्टम में हम जैव विविधता को कंपेयर करते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की जैव विविधता है, X, Y, Z, K, M, और यहाँ पे किस तरीके की जैव विविधता है। हम दो अलग अलग इकोसिस्टम में जब जैव विविधता को कंपेयर करते हैं तो उसको बीटा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? जब हम दो से ज्यादा इकोसिस्टम में, एक बड़े से इकोसिस्टम में अलग अलग इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो ये आपका कंपैरिजन का जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन वो बढ़ गया है, तो उसे हम गामा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। जब हम एक स्पेसिफिक में कंपेयर करते हैं तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी, जब हम दो डिफरेंट इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं बीटा, जब हम दो से ज्यादा एक बड़े इकोसिस्टम में डिफरेंट इकोसिस्टम में जैव विविधता को देखते हैं तो वो गामा हो गया, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुल 3 वंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की बहमनी साम्राज्य से निरंतर संघर्ष चलता रहता था। आपको बताना है कि कौन सा आपका उत्तर सही है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर 3 डायनेस्टी थी? बताओ, संगम, क्या क्या था? सुलुभ, तुलुभ, अराविडु और संगम ना, ऐसे ही था, 4 था। तो यहाँ पे जो 3 दिया गया है ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर कंटिन्यूड स्ट्रगल विद बहमनी एम्पायर, ये तो सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जब हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो हम संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु, इन डायनेस्टी की बात करते हैं ना, सालुभ, तुलुभ और अराविडु, ठीक है, ये याद रखिएगा। संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, ठीक है। जब हम बात करते हैं सालुभ वंश की तो सालुभ नरसिम्ह थे इसके फाउंडर, ठीक है। तुलुभ वंश की बात करते तो वीर नरसिम्ह, याद रखिएगा। और अराविडु वंश के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। यहां पर ध्यान दीजिए क्लास, 1565 में एक युद्ध हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको तालीकोट का युद्ध कहते हैं, तालीकोटा का संघर्ष कहते हैं, ये याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य से संघर्ष 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी तक चलता रहा था। दोनों साम्राज्यों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण कृष्णा और तुंगभद्र नदी के जो दोआब क्षेत्र थे उसको लेकर, अधिकार को लेकर था। और इस संघर्ष में समाप्ति वर्ष 1565 में तालीकोटा युद्ध में हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जल्दी, क्या क्या दिए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? कई बार पूछा गया, 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा, ठीक है। हरिहर और बुक्का की अगर हम बात करें तो हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने के पूर्व किसके सेवक थे? तो याद रखिएगा, काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के सेवक थे ये, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पूर्व हरिहर और बुक्का किसके सेवक थे? तो काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के, ये याद रखिएगा।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के, MBT के शासन काल में हुई है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। ये याद रखिएगा। संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? संगम राजवंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई है। हरिहर और बुक्का जो थे वो किसके सेवक थे? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के, जो कि काकतीय वंश के से बिलोंग करते थे, शासक थे। और किसके समय में हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई है। और एक चीज और पूछा जाता है कि किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की है? तो विद्यारण के। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो संत विद्यारण। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संत ने विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान दिया था? तो विद्यारण का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है क्लास? फिर देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। अभी प्रश्न पूछा गया था कि किसने हरिहर और बुक्का को पुनः हिंदू में परिवर्तित किया था, इनको इस्लाम धर्म जबरदस्ती मतलब दिलवा दिया गया था। तो याद रखिएगा, किसने हिंदू में फिर परिवर्तित किया था? तो विद्यारण ने। फिर मदुरा विजय किसने की थी? तो बुक्का प्रथम ने। ये याद रखिएगा। विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसके द्वारा ली गई थी? बुक्का प्रथम द्वारा। विजयनगर के शासकों में किसने चीन में राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम। ध्यान में रखिएगा। फिर विजयनगर के किस शासक के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष की शुरुआत हुई थी? तो विजयनगर और बहमनी की जो शुरुआत है, संघर्ष की शुरुआत है, ये हरिहर बुक्का प्रथम के समय से ही शुरू हो गई है। विजयनगर शासकों में वह प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? तो हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये याद रखिएगा सारे पॉइंट, ठीक है। आपको बुक्का प्रथम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट याद रखना है? मदुरा विजय किसने दिलाई थी? बुक्का प्रथम ने। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने, ठीक है। किसने चीन में राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने, ठीक है। जब हम महाराजा धीराज की उपाधि की बात करते हैं तो ये उपाधि हरिहर द्वितीय द्वारा ली गई है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था। सोनार की बेटी, ठीक है, सोनार की बेटी नामक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के मध्य हुआ था। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछा जाए कि फिरोज शाह बहमनी को किसने हराया था? तो आप बताएंगे देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने फिरोज शाह बहमनी को हराया था। या फिर प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सोनार की बेटी नामक युद्ध किसके मध्य में हुआ है? तो आप बताएंगे फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम का नाम। विजयनगर के किस शासक को अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के शासक फिरोज शाह से करना पड़ा? तो देखिए, प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन उत्तर वही है, देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमनी। ये याद रखिएगा। तो किस शासक को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से कराना पड़ा? देवराय प्रथम को। विजयनगर के किस राजा ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर अपने अनेक नहरों का निर्माण कराया था? देवराय प्रथम ने। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जब भी देवराय प्रथम का नाम याद आएगा तो आपको किसका नाम याद रखना है? फिरोज शाह बहमनी का भी नाम। फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में युद्ध हुआ था। देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से कराया था। सोनार की बेटी नामक युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राजाओं में किसने मुसलमान लड़ाकों को सेना में भर्ती कराना आरंभ किया था? तो देवराय प्रथम ने, ठीक है। फिर विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना और तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे? तो ये भी देवराय प्रथम थे। विजयनगर के किस शासक ने गज बेटकर की पदवी धारण की थी? ये याद रखिएगा, ठीक है। गज बेटकर की पदवी किसके द्वारा धारण की गई थी? तो ये देवराय द्वितीय थे।
विजयनगर के किस राजा को इमाडी देवराय कहा जाता है? तो वो देवराय द्वितीय को, ये याद रखिएगा। गज बेटकर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? देवराय द्वितीय द्वारा। और इमादी देवराय किसे कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। सालुव वंश की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, सालुव वंश की स्थापना किसने की है? सालुव नरसिंह ने, ठीक है, ये याद रखें, नरसिंह ने। सुलुव वंश की बात करेंगे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? वीर नरसिंह द्वारा। विजयनगर के वीर नरसिंह के संबंध में सही कथन क्या है? उसने अपनी प्रजा की भलाई में अपना योगदान दिया, उसने अपनी प्रजा में युद्धवत भावना जागृत की, उसके काल में अशांति रही थी। कृष्णदेव राय जो हैं, ठीक है, वो किस वंश से रिलेटेड हैं? कृष्णदेव राय से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो है वो तुलुव वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। ठीक है, चलिए, कृष्णदेव राय विजयनगर की शासन सत्ता पर कब आपके आसीन हुए थे? 1509 में। तुलुव शासक वीर नरसिंह के पश्चात तुलुव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से किसके समय में हुआ? कृष्णदेव राय के समय में हुआ। विजयनगर के राजाओं में वह महानतम था, वह एक विद्वान शासक था एवं कला तथा साहित्य का आश्रयदाता था। विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे, पता है। आंध्र भोज, ये पूछा गया है, आंध्र भोज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो कृष्णदेव राय द्वारा धारण की गई थी, याद रखिएगा। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कृष्णदेव राय ने कराया है। किसने अपने शासन काल में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया है? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के विषय में हजारा मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है, ठीक है। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया है, ठीक है। उसने उड़ीसा, गुलबर्गा, उदयगिरी पर अधिकार किया है, ठीक है, और इनका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था। एक चीज और याद रखिएगा, कृष्णदेव राय द्वारा ही एक नगर बसाया गया है जिसका की नाम क्या है? नागलापुर, ठीक है, नागलापुर का भी नाम याद। विठल स्वामी मंदिर का नाम आप याद रखेंगे, आप याद रखेंगे हजारा मंदिर का नाम और नागलापुर नगर का नाम। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? 1565 में हुआ है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। क्लियर है इतने पॉइंट्स? चल, अब इस प्रश्न को देखो, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, सूचकांक से रिलेटेड है ये। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात की गई है। यहां पर क्या दिया गया है? यह सूचकांक दो कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किया जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की, तो यहाँ पर दो इंडिकेटर्स नहीं, यहाँ पर तीन इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। हाँ, ये जो है ये इंडिसेस प्रिपेयर करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग अलग, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाली दो सही है, पहला गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया, जीवन प्रत्याशा 4 कारकों पर आधारित होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, आय और सामाजिक वंचन। इसमें विकासशील देशों के लिए HPI 1 और विकसित देशों के लिए HPI 1, ठीक है, और विकासशील देशों के लिए HP 2 सूचकांक जारी किया जाता है, जो कि आपको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से लैंडलॉक्ड हैं? ठीक है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अंडोरा, स्पेन। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है स्लोवाकिया और अंडोरा, ठीक है, ये दोनों आपके लैंडलॉक्ड हैं। सी सही उत्तर है। अभी स्पेन हम देखते हैं, और यहां पर मैप में एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 5, 6, 7, 9, ठीक है, 11, ये सब क्या है? ये सब आपके लैंडलॉक्ड हैं ना। तो देखिए, 5वां जो है वो चेक रिपब्लिक है, 6वां स्लोवाकिया है, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया था, 7वां ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडोरा,
जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो अंडोरा जो है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य में एक छोटा सा देश है, ठीक है। और यहां पर जब हम स्लोवाकिया की बात कर रहे हैं तो स्लोवाकिया ये रहा, ये देखो ये स्लोवाकिया रहा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये लैंडलॉक्ड है। मैप में थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया फ्रांस और स्पेन के मध्य यहां पे एक छोटा सा देश दिख रहा है जिसको कि हम लैंडलॉक्ड कह रहे हैं, अंडोरा। ठीक है, ये देखिए ये स्लोवेनिया हो गया, ये स्लोवेनिया है। और मैंने आपको बताया स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड है, स्लोवेनिया जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एड्रियाटिक सी दिखेगा, ये देखिए ये, ठीक है। तो स्लोवेनिया जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है, स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड था, मैंने आपको बताया है। एक बार और देखना है तो मैप में देख लीजिए। यहां पर अगर हम 6वें नंबर पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्लोवाकिया है। क्लियर है क्लास। स्लोवेनिया देखेंगे तो ये 8वां नंबर जो है वो स्लोवेनिया है। ये इटली है। इधर कौन सी सी है, मैंने आपको बताया है एड्रियाटिक सी, ये चीज हमने डिस्कस की है, एड्रियाटिक सी। इधर टाइरेनियन सी, ठीक है, इधर आयोनियन सी, ये सारी चीजें डिस्कस की गई है ना। तो यहां पर जब हम बात करते हैं स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया जो है, सॉरी, जब हम बात करते हैं स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया जो है वो अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है एड्रियाटिक सी के साथ, ठीक है, लेकिन स्लोवाकिया उधर है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए स्लोवेनिया इधर एड्रियाटिक सी है। क्लियर हो गया होगा अब तो स्लोवाकिया लैंडलॉक्ड है, स्लोवेनिया लैंडलॉक्ड नहीं है, क्योंकि ये अपने कोस्ट को शेयर कर रहा है एड्रियाटिक सी के साथ। एंडोरा जो है वो क्या है, वो लैंडलॉक्ड है, स्पेन और फ्रांस के मध्य में है, ठीक है। स्पेन जो है वो तो आपको पता ही है कि ये लैंडलॉक्ड नहीं है, ये अपने बॉर्डर को शेयर करती है मेडिटेरेनियन सी के साथ, कोस्ट लाइन है, ठीक है। चलो यहां से क्लियर भी हो जाएगा। ये देख लो ये स्पेन है, ये स्पेन है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और यहां पर ये फ्रांस है, यहां पर पायरेनीज है ना, और यहां पर एंडोरा है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े। Consider the following event and arrange them in chronological order. अब बताओ, नाबार्ड, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प, किसान क्रेडिट कार्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी। तो 1975 आरआरबी, ठीक है, ध्यान देना यहां पर। ये देखो यहां पर जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई है। नाबार्ड की 1982 में हुई है। देख लो यहां पर 1975 में आरआरबी की, नाबार्ड की 1982 में। जब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो 1992 में, और किसान क्रेडिट कार्ड की 1998 में। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला था, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1982 यहां पे आपका हो गया 1975, किसान क्रेडिट कार्ड आपका 1998, और यहां पे 1992। तो 4, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यू गिनी, बोर्नियो द्वीप, क्यूबा आइलैंड, विक्टोरिया द्वीप। तो यहां पर अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले न्यू गिनी हो जाएगा, फिर बोर्नियो हो जाएगा, फिर विक्टोरिया, फिर क्यूबा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू गिनी 1, फिर बोर्नियो 2, फिर 4, फिर 3। तो 1, 2, 4, 3, सॉरी यहां पे 4 करो ना इसको, फिर विक्टोरिया, ये 4 और ये 3, ठीक है। न्यू गिनी हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा, विक्टोरिया, फिर क्यूबा, ठीक है, लास्ट में क्यूबा, ठीक है। 1, 2,
4-3 बी, बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, न्यू गिनी, बोर्नियो, विक्टोरिया, क्यूबा, ठीक है। न्यू गिनी, बोर्नियो, विक्टोरिया, क्यूबा, याद रखिएगा क्लास, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। देखो न्यू गिनी ये रहा, इंडोनेशिया दिख रहा है इधर, वो न्यू गिनी हो गया। बोर्नियो दिख रहा है, फिलीपींस के बाद सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, पपुआ न्यू गिनी उधर हो जाएगा। ब्रुनेई अगर आप देखेंगे ये इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, इधर ब्रुनेई हो गया। क्लियर है। मकर रेखा पर स्थित अफ्रीका के देशों को पूर्व से आपको लगाना है पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट आपको लगाना है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नाम्बिया। तो सबसे पहले तो क्लास आपका क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है, मोजाम्बिक इधर की तरफ है अफ्रीका में, तो सबसे पहले तो मोजाम्बिक हो जाएगा। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है। उसके बाद हम देखें तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, फिर बोत्सवाना, फिर नाम्बिया। तो 1 2 3 4 एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये मेडागास्कर इधर याद रखिएगा, इधर मोजाम्बिक हो गया, बोत्सवाना, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। साउथ अफ्रीका नीचे, मैंने आपको पहले भी बताया अफ्रीका के मैप में हमने चीजें डिस्कस की है, मैं फिर से वर्ल्ड मैप आपको डिस्कस करा लूंगी, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मेडागास्कर याद रखिएगा, इधर क्या हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये बोत्सवाना हो गया, ये नाम्बिया हो गया। तो ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना था, तो इसी वजह से सबसे पहले अगर मेडागास्कर रहता तो आप मेडागास्कर लगाते, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लगाते, मोजाम्बिक लगाते, फिर साउथ अफ्रीका, फिर बोत्सवाना, फिर नाम्बिया, ये याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विकास निम्नलिखित में से किस एरा में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में, कैलेडोनियन युग में, हर्सिनियन युग में, या फिर एल्पाइन युग में? तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर याद रखिएगा विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज जो है उसका आपका विकास जो है वो हर्सिनियन युग में हुआ है, ठीक है, C सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जब हम हर्सिनियन युग की बात करते हैं तो भारत में विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत का विकास उनका इस श्रेणियों इस समय हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग की बात करते हैं तो अरावली पर्वत का विकास प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कैलेडोनियन युग की बात करेंगे तो पूर्वी घाट जो है उसका जो विकास है कैलेडोनियन युग में हुआ है। एल्पाइन युग में हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो ध्यान रखिएगा प्री कैम्ब्रियन में अरावली, कैलेडोनियन में पूर्वी घाट, ठीक है, और फिर एल्पाइन में क्या है, हिमालय रीजन, और जब हम बात करेंगे विंध्याचल सतपुड़ा तो हर्सिनियन युग में। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहां पर दी गई है कि जब हम प्री कैम्ब्रियन युग की बात करते हैं तो अरावली पर्वत का विकास हुआ है, ठीक है। फिर कैलेडोनियन युग की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पूर्वी घाटी का विकास हुआ है, ठीक है। हर्सिनियन युग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत का विकास हुआ है। एल्पाइन युग की जब हम बात करते हैं जो कि सबसे नवीन पर्वत है, ठीक है, तो वो आपके हिमालय श्रेणी का विकास इस समय हुआ है। चलिए आगे, ये देख लो, ये अरावली है, ये विंध्य रेंज है, ये सतपुड़ा है, ठीक है। इधर से आपको पता है विंध्य और सतपुड़ा के मध्य में ब्लॉक उससे होकर नर्मदा गुजर रही है। ये छोटा नागपुर है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये हिमालय रीजन हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलो, नाथुला व जेलेपला दर्रा स्मॉल हिमालय रीजन में है, ग्रेट में है, ट्रांस में है, शिवालिक में है? बताओ जल्दी से, पॉज करना है तो वीडियो को पॉज भी कर लो। नाथू जी कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है। नाथू जी सिक्किम में है और ये आपका जो पार्ट है वो किसका है? नाथू जी,
बताओ, नाथुजी सिक्किम में ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक है, दोनों पास, नाथुला और जेलेपला। यहां पर देख लीजिए, सिक्किम में नाथुला व जेलेपला दर्रा है, ठीक है। सिक्किम की चुंबी घाटी में जेलेपला दर्रे से होकर पश्चिमी बंगाल में कालीपलोंग से तिब्बत की राजधानी हल्यासा तक सड़क मार्ग जाता है। बस ये याद रखिए, नाथुजी करके, तो आपको याद रहेगा सिक्किम, ठीक है। रोहतांग भरा सिप, मैंने आपको बताया रोहतांग भरा सिप, रोहतांग भरा सिप, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। रोहतंग पास, बारालाचा, ठीक है, शिपकिला दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। नाथुजी ऐसे याद कर लो, ये सिक्किम में है। लिप नीतिमान, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलो आगे देते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस भारतीय को मिला है? तो किसको मिला है बताओ? ससाकावा पुरस्कार जो है वो मृत्युंजय जी को मिला है, मृत्युंजय महापात्रा को, याद रखिएगा, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। हाल ही में इंडिया डेटा इंपेरेटिव रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो इंडिया डेटा इंपेरेटिव रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, सी सही है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाल ही में नीति आयोग ने अपनी त्रैमासिक इनसाइट सीरीज फ्यूचर फ्रंट का तीसरा संस्करण इंडिया डेटा इंपेरेटिव रिपोर्ट जारी की है। किसने? नीति आयोग ने। सी फ्लड प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉनसून की निगरानी करना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत गांव स्तर पर 2 दिन का अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करना, दूध उत्पादन के स्तर को अनुमान लगाना, नदियों में गाद की निगरानी करना। तो सी फ्लड प्लेटफॉर्म जो है वो आपका रिलेटेड है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत गांव स्तर पर 2 दिन का अग्रिम बाढ़ पुनर्नुमान प्रदान करना, ठीक है। तो बी आपका सही है। आगे देखते हैं, जापान में अपनी H-2A रॉकेट का अंतिम उड़ान, H-2A रॉकेट सबसे पहले आप याद रखेंगे किसका है? जापान का है। कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, जीपीएस उपग्रह नहीं, संचार उपग्रह नहीं, सैन्य उपग्रह नहीं, जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह। तो याद रखिएगा H-2A रॉकेट जो है वो एक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है, जिसको कि किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर खोला गया है? तो फाजिल्का, याद रखिएगा, पंजाब में। 1 जुलाई 2025 को आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग, ठीक है, आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहां पर आपका हुआ है, आयोजित किया गया है? तो चेन्नई, याद रखिएगा। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये याद रखिएगा, ठीक है। धर्म चक्रवर्ती, और याद रखिएगा विद्यानंद जी महाराज का नाम किससे संबोधित किया गया है, किसे उपाधि दी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कन्नूर, केरल में की गई है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय की
स्थापना की है या उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा कहां पे, निजामाबाद तेलंगाना में। अब परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो आप बता देंगे निजामाबाद तेलंगाना में। लेकिन ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि पूछ ले स्टेट खाली, तो आप बताएंगे तेलंगाना में, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि किसने उद्घाटन किया है, तो आप याद रखिएगा अमित शाह ने उद्घाटन किया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत की कौन सी रैंकिंग है? 99वीं रैंकिंग है, ये मैंने आपको बताया है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल में जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल में जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश हुआ है। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। हल्दी बोर्ड वाला भी याद रखिएगा, निजामाबाद तेलंगाना। उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है, ये भी याद रखिएगा। यहां पर ये याद रखिएगा सभी शहरी स्थानीय निकायों का एक पोर्टल में जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। 99वीं रैंक है भारत की, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में। हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार है, ठीक है। पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस, ठीक है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे पे, ठीक है। फिर देखिए जून 2025 में कौन सा भारत का तीसरा पूर्व साक्षर राज्य बना? तो त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो ये याद रखिएगा INS गुलदार, ठीक है। अब परीक्षा में यही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है INS गुलदार का नाम पूछ ले, या फिर हो सकता है इस तरीके से पूछ ले कि भारत का पहला कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ विकसित किया है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आर्टिफिशियल कोरल रीफ INS गुलजार, याद रखिएगा गुलदार, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने विथुर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये याद रखिएगा विथुर बीज वर्षा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति किसके द्वारा घोषित की गई है? उत्तराखंड द्वारा। बीज वर्षा किसके द्वारा कराई गई है? छत्तीसगढ़ द्वारा। कोरल रीफ वाला म्यूजियम किसके द्वारा स्थापित किया गया? महाराष्ट्र द्वारा। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। हल्दी बोर्ड कहां पर स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी की GI टैग प्रदान किया गया है? तो कहां काजू आधारित शराब की बात की गई है, फेनी, तो ये GI टैग दिया गया है गोवा में। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है? तो भारतीय डाक विभाग द्वारा ज्ञान पोस्ट। जून 2025 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में, ठीक है, कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर हम भारत की यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो शीर्ष पर IIT दिल्ली रहा है। किस रैंकिंग पर? वर्ल्ड में देखेंगे तो 123वीं रैंकिंग में, लेकिन भारत में पहले पे है, ठीक है, लेकिन विश्व में 123वीं रैंकिंग है, ठीक है। हाल ही में किसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिषद का पहला डीन नियुक्त किया गया है? तो बताइए यहाँ पर क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिषद का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जून 2, देखिए जहां पर भी ना क्लास यहाँ पर आपका पहला टर्म आ जाए ना, ये फर्स्ट, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे लिया करिए। जहां पे भी फर्स्ट आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे लिया करिए। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो जल विद्युत का दशक किसने घोषित किया है 2025 से 35 को, ठीक है, 10 साल के लिए? तो अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति घोषित किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। क्लियर है?
फिर देखते हैं 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे? तो आपको पता है विजय रूपाणी, जो कि कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात के, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्व होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को। लेकिन योग नीति किसके द्वारा स्थापित की गई है, आप बताएंगे? उत्तराखंड द्वारा, ठीक है। हल्दी बोर्ड कहां स्थापित करने की बात की गई है? निजामाबाद, तेलंगाना में, ठीक है। कोरल रीफ म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है? तो क्या बताएंगे आप? महाराष्ट्र में, ठीक है, ये याद रखिएगा। बीज वर्षा कहां कराई गई है? छत्तीसगढ़ में। तो सारे पॉइंट्स को लिखते चलिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? विशाखापट्टनम को, ठीक है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क, ठीक है, कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत में G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने, ठीक है, अमिताभ कांत ने दे दिया है त्यागपत्र। तो क्लास यहां पर हमने जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में देखे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में देखे। हम दोनों तरीके के से प्रश्नों को, करंट अफेयर को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर जैसे आपके पीसीएस के पेपर में 2025-24 में जो प्रश्न थे वो काफी लेंदी थे, तो आपकी वो भी हैबिट बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो आप वो भी कर लोगे, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से बैलेंस लेकर चलेंगे। इसीलिए इस मॉक टेस्ट में मैं क्या करती हूँ, एमसीक्यू के फॉर्म में भी नए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करती हूँ, प्लस पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करती हूँ, ताकि मैक्सिमम चीजों को हम कम से कम समय में रिवाइज कर सके क्लास। अब हमारा 5 मॉक टेस्ट हो चुका है, अभी हम 6-7 मॉक टेस्ट, 7 मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग रखेंगे बड़ी सी क्लास, जिसमें अभी तक 7 मॉक टेस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया सबको मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी आपको, ठीक है। क्विक रिवीजन ऑफ मॉक टेस्ट, मुझे बताना ये आइडिया कैसा है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर, आधुनिक भारत, फिर वर्ल्ड जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। यहां पर मैं फिर आपसे कहूंगी कि इन मॉक टेस्ट को जरूर देखिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, धीमे धीमे आपके सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो मैं पढ़ाई थी उसमें से आपके आरओ एआरओ में बहुत प्रश्न पूछे, ये कोई बात नहीं होती है। मैं बस इतना कहती हूँ कि जो हमने मेहनत की थी एक साथ मिलकर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज कर, ठीक है, कि किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं उन पर ध्यान देकर उसी तरीके के प्रश्न आपके आरओ एआरओ में बने। और आप ही में से बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आधुनिक भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो बहुत से क्वेश्चन याद आ गए एग्जामिनेशन हॉल में और सही भी हुए, थैंक यू। तो फिर मैं कहूंगी जब आपका थैंक यू मैसेज आता है तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं, मैं बहुत खुश होती हूँ उस दिन, ठीक है। जैसे आप लोग जब सफल होते हो तो दिखाते ना कि देखो मेरा रिजल्ट में नाम है, वैसे जब मेरे भी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है तो मैं भी खुश होती हूँ, शेयर करती हूँ कि देखो मम्मी, देखो पापा, ये देखो बच्चों का मैसेज आ रहा है। तो खुशी हमें और आप दोनों को मिलती है। हम ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं कि हम जितनी भी आपकी सहायता कर सके हम उतनी सहायता आपको दे, ठीक है, कि हमारा जितनी भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ क्लास, मैं उतनी हेल्प आपकी करूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ। इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में चेंजेस भी लाती रहती हूँ, ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। अब मेरे दिमाग में था कि करंट भी हम लोग क्या करें, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करें ताकि दिमाग में चीज़ें फीड होती जाए, और जब आप खुद रिवाइज करने बैठे तो आपको याद आए कि हमने क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ी है। लेकिन फिर एक बात लास्ट में जाते जाते जो हर क्लास में मैं कहती हूँ, सबसे ज़्यादा विश्वास आपको खुद पर रखना पड़ेगा, ठीक है। आज हो सकता है ऐश्वर्या मैम पढ़ा रही हो, कल कोई और टीचर पढ़ाए, तो टीचर बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। तो मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर, ईश्वर पर विश्वास करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत आप ही को करना है, ठीक है। तो मैं आपके साथ मेहनत करूंगी, लेकिन थोड़ा सा सहयोग आपको भी मुझे देना
पड़ेगा। ये बताकर कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। अब देखिए क्लास में आपको बता दूं, डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आया है, यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2026-27 अभ्युदय बैच, जिसमें कि आरओ एआरओ की जो अगली परीक्षा होगी उसकी तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट पास के रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं साइट पे जाके कि हमने इतना अच्छा रिजल्ट पहले भी दिया है और आगे भी कोशिश करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट होगा। यहाँ पर कल आपकी भी फोटो होगी। ठीक है, मैं ये भी प्रार्थना करूंगी ईश्वर से ज़्यादा स्टूडेंट सफल हो। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को और आगे आप क्या क्या टॉपिक्स चाहते हैं हम इंक्लूड करें। हम पूरी मेहनत करेंगे, सच्चे दिल से आपके का सहयोग करने का प्रयास करेंगे और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ेंगे, ईश्वर सब अच्छा करेगा। तो धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपना कर्म करिए, अपनी मेहनत करिए, पुट योर 100% और कभी भी अपनी असफलताओं से निराश मत होइए। ठीक है, जब आशा रहेगी जीवन में तो जीवन बहुत खुशियों से भरेगा। तो धन्यवाद, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।